सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर हरीश सिंह आज जिस मुद्दे पर विचार करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बड़ी तकनीकी शब्दावली के रूप में उन्होंने उसको डिफाइन भी किया कि दिमागी नक्सली लोग जो है भारत की व्यवस्था को बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो उस पर भी बात करेंगे कि दिमागी नक्सली और इवन उसके ऊपर दिमागी नक्सली पार्टी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं हम। तो दिमागी नक्सली के ऊपर उन्होंने बोला। हालांकि आज का जो मेन मुद्दा ये है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, 80 साल भारत को आज़ाद हुए हो चुके हैं। तो आज भी भारत में समानता क्यों स्थापित नहीं हो पा रही? मुद्दा ये है मेन कि भारत के लोकतंत्र में, भारत की डेमोक्रेसी में वो कौन कौन से कारण है, वो कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण भारत की जो लोकतंत्र है, भारत की जो लोकशाही है, भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो जनता का तंत्र है, उसके अंदर समानता, इक्वेलिटी, जो क्योंकि दुनिया का सबसे प्रिय जो शब्द है वो है इक्वेलिटी, समानता। तो भारत की लोकशाही में समानता क्यों स्थापित नहीं हो पा रही, उस मुद्दे पर बड़ा विस्तार से बात करूंगा। क्योंकि डेली पढ़ते हैं, लिखते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी कॉलेजों में जाते हैं, सरकारी बसों में सफ़र करते हैं, सरकारी ट्रेनों में जाते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर इक्वेलिटी क्यों स्थापित नहीं हो पा रही? इवन जो पब्लिक प्लेटफार्म है वहाँ पर भी समानता, केवल संविधान में आर्टिकल देने से समानता स्थापित नहीं होती। जैसे हम आर्टिकल 14 से लेते हैं कि मूल अधिकार है और सबको समानता मिल गई, लेकिन क्या प्रैक्टिकली या ऑपरेशनली हम देखा जाए तो समानता है भारत में? इस मुद्दे पर बड़ा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि भारत को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से समझने का काम जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा कर रहा है, और उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने टर्म दी कि दिमागी नक्सली, तो दिमागी नक्सली के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे कि दिमागी नक्सली कौन है, दिमागी नक्सली कौन है। दिमागी नक्सली वो है जो समानता की बात करते हैं, जो हर इंस्टीट्यूशंस में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जो हर इंस्टीट्यूशंस में जो इनइक्वालिटी हो रही है, जो सर्विस हरासमेंट होता है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ते हैं, वो दिमागी नक्सली है। तो उस मुद्दे पर बड़ा विस्तार से मैं आपके साथ बात करूंगा, और लगभग ये रूटीन बन गया है। कल मैं आपके सामने नहीं आ पाया ऑनलाइन, कल आउट ऑफ स्टेशन था, किसी शेड्यूल में बिजी थे। और परसों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने दिमागी नक्सली, अब देखिए कितना खतरनाक काम हो रहा है। कभी आपको कॉकरोच बोला जाता है, कभी आपको दिमागी नक्सली बोला जाता है, कभी आपको अर्बन नक्सली बोला जाता है, कभी आपको कीड़े मकोड़े बोला जाता है, कभी आपको गटर बोला जाता है। तो देखिए कितना खतरनाक साजिश, कॉन्स्पायरेसी चल रही है भारत की इस लोकशाही में। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हमारा काम है चिंतन करना, मंथन करना और पीसफुली अपने विचारों को, क्योंकि विचार ही हमारा हथियार है और ज्ञान ही हमारी सरकार है। विचारों से क्रांति पैदा होगी, जो आपके आइडियाज़ है, दे विल क्रिएट द रियल रेवोल्यूशन। योर आइडियाज़ डोमिनेट द वर्ल्ड। आपके जो विचार है, आपकी जो वैचारिकी है, वही सही मायने में आपको आगे लेके जाती है, वही सही मायने में आपको कोई भी समस्या है उसका स्ट्रक्चर या उसकी जो संरचना है, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसके जो बेसिक्स है, उस रूट्स को बताती है। जैसे मैंने बताया कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर है। लेजिस्लेचर यानी विधानपालिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है,
जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जो कानून बना, जो लागू हुआ, वो सही हुआ कि नहीं, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उस पर विचार करती है और अपना समीचीन जो ऑर्डर है वो देती है, अपना अप्रोप्रिएट ऑर्डर देती है। लास्ट में मीडिया आती है। मीडिया का रोल ये है कि जो भी हो रहा है दुनिया में उसको सच सच दिखाना। तो इन 4 पिलरों में क्या समानता स्थापित हो पाई है कि नहीं, उन विषयों पर, उन कारणों पर, उन फैक्टर्स पर, उन एलिमेंट्स पर हम बात करेंगे कि क्या भारत में समानता स्थापित हो पाई है कि नहीं। उन विषयों की आज तहकीकात करेंगे, उनकी पड़ताल करेंगे कि भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा असहज भाषण दिया और बड़ा राजनीतिक। वैसे तो शुरू से ही 1947 से ही लाल किले से जितने भी भाषण प्रधानमंत्री के हुए वो कभी भी नॉन पॉलिटिकल नहीं हुए। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही मैं क्लेम वो कर रहा हूँ, निशाना बना रहा हूँ। मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि क्या दिमागी नक्सली कहना उचित था। और भारत इंस्टीट्यूशन से चलता है, स्कूलों से चलता है, कॉलेजों से चलता है, यूनिवर्सिटीज से चलता है, ट्रेन से चलता है, बैंकिंग सिस्टम से चलता है, आंगनबाड़ी से चलता है। जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहे हैं समानता की, न्याय की, बंधुत्व की, भाईचारे की, ज़मीन की, कि ज़मीन भागीदारी सभी को मिले, शिक्षा का अधिकार सभी को मिले, फीस की कमी की वजह से कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, अभागा ना रहे, असहज ना रहे। क्या सभी को रोजगार दे पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि भूमिहीन बेरोजगार जो हमने संघर्ष मोर्चा बनाया था उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है। लोगों को ये हालात हो गए कि हमें जोड़ना नहीं पड़ रहा, लोग अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं, लोग अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं। और अब तो हम सोच रहे हैं कि दिमाग की नक्सली पार्टी भी बनाएं और उसमें उन एडवांस ब्रेन को हम शामिल करें, उन बहुत बड़े लेवल के जो दिमाग है, जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो शांति प्रिय तरीके से अपने अपने दायरे में विचार करते हैं। हालांकि देखा जाए तो वो लोग हर स्टेट में, चाहे कोई जम्मू में हो, चाहे कोई उत्तर प्रदेश में भरत तिवारी है जो जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, या और कई राज्यों में, राजस्थान में, हरियाणा में एक हाँसी में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही थी, वहाँ पे बहुत बड़ा टॉर्चर हुआ। हाँसी एक नया ज़िला बना हरियाणा का भी, तो वहाँ पर बहुत ख़तरनाक तरीके से वहाँ की पुलिस ने वहाँ के क्रांतिकारियों को, वहाँ के समाज सेवियों को बड़ा खदेड़ा। रांची में देखा जाए, क्योंकि मेरा जो एक मोडस ऑपरेंडी है, मेरा जो एक मोडस विवेंडी है, यानी जब मैं स्पीच करता हूँ तो सारी जो तत्कालीन जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक जो परिदृश्य चल रहा होता है उस पर ज़रूर चर्चा करता हूँ। रांची में लगभग 25 दिन हो चुके हैं, लगभग। देवेंद्र महतो जो है उनका बहुत डाउन बीपी आ चुका है और सरकार अभी कुछ मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने हालांकि 4 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी है कि भाई आप स्टूडेंट से बात करिए, क्योंकि जेपीपीसीएस का बहुत बड़ा स्कैम अभय तिवारी के रूप में सामने आया, जिसने अपने परिवार को इतना लपेटा, अपने ही खानदानियों को इतनी ज़बरदस्त सेटिंग कर कर के अपने जीजा को, शाला को, शाली को, सालेहार को, सबको ही ऑफिसर बना दिया। लोगों ने सोचा था कि झारखंड नया राज्य बनेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों को एक प्रॉपर वो मिलेगा, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक साजिश हुआ। तो इन सब मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं। मुद्दा आज का वही है, कई बार विषयांतर हो जाता है कि भारत में, भारत की लोकशाही में, भारत के लोकतंत्र में समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही है। जो सबसे बड़ा कारण है, कारण तो कई हो सकते, राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, मनोवैज्ञानिक है, लोगों की सोच है। तो भारत में समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही है, ये मैं आप सभी को भी इनवाइट करता हूँ कि आप सब भी सोचिए कि कौन कौन से कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है, बहुत बड़ी डेमोग्राफी है, बहुत बड़ा ज्यूरिडिक्शन है, बहुत बड़ा एक हमारे पास यूथ है,
बहुत यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेज है, आईआईएम है, आईआईटी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स है, लेकिन आफ्टर ऑल वाई द इक्वल सिस्टम नॉट एस्टेब्लिश टिल टुडे। आज तक भी इक्वल सिस्टम कि हर बच्चा, हर परिवार, हर गली, हर मोहल्ला एक इक्वल लाइफ जी पाए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? मैनुअल स्क्वेंजिंग अभी भी जारी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे सफाई कर्मचारी आज भी वो हाथ से मैला ढोते हैं, अपने सिरों पर गंदा मैला ढोते हैं, जबकि भारत को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके। सफाई कर्मचारी आज भी रूरल अर्बन का बहुत बड़ा गैप है, ग्रामीण और क्षेत्रीय का। आज भी डिजिटल बहुत बड़ा गैप है। आज भी चाइल्ड लेबर हो रहा है, आज भी चाइल्ड मैरिजेज हो रही है। तो उन सब मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि हम बुनियादी तौर पर भारत एक समतामूलक समाज स्थापित करने में असफल, असहज, अमानवीय क्यों हो पा रहा? भारत की डेमोक्रेसी के सेटअप में आज भी समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही है? इसका बहुत बड़ा लेक्चर मैंने दिया था कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था जो सिस्टम रहा है, प्राचीन काल में रहा, मध्यकाल में उसको लेजिटिमेसी मिली, मॉडर्न में ब्रिटिशर्स ने भी वर्ण व्यवस्था का आध्यात्मिकरण, इवन सारे ही धर्मों का, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को रिलीजन से कनेक्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का एक स्पिरिचुअल कि जो कुछ होता है वो ऊपर वाले की कृपा है। वर्ण व्यवस्था एक बहुत बड़ा एक खतरनाक पहलू है, जिसके कारण समानता स्थापित नहीं हो पा रही। जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया था कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, जो एकेडमिक्स काम करेगा, जो धर्म का काम करेगा, जो ज्ञान देगा और ज्ञान के ऊपर उसका उसका पूरा हेजेमनी होगी, पूरा विशेषाधिकार होगा। क्षत्रिय जो ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुआ, जिसका काम डिफेंस, रक्षा करना, सुरक्षा, वैश्य पेट से पैदा हुआ, और शूद्र जो पैरों से जो सर्विस काम करेगा, सेवा करेगा। तो ये एक इतना बड़ा इनइक्वल डेकोरम ब्रह्मा के द्वारा माइथोलॉजिकल वे में करवाया गया है। ऐसा नहीं कि इसका कोई एक स्पेसिफिक यूँ कहा जाए कि इसमें कोई हम अलग चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरा ये विचार है कि वर्ण व्यवस्था का जो आध्यात्मिकरण है वो बड़ा खतरनाक है। उसने बहुत खतरनाक तरीके से समाज को इनइक्वल बना दिया, इनजस्टिस सिस्टम पैदा कर दिया, और डेमोक्रेसी के चारों पिलरों में आज भी हम देखें तो वर्ण व्यवस्था हूबहू एम्बेडेड है, हूबहू बिल्कुल उसके टेक्सचर में घुसी हुई है। आप देखा जाए तो लेजिस्लेचर में वर्ण व्यवस्था है, एग्जीक्यूटिव में है, जुडिशरी में है, और मेरे को तो ये भी लगता है कि सोशल मीडिया और मीडिया में भी खतरनाक वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था का जो यूँ कहा जाए कि उसका आध्यात्मिकरण, उसका स्पिरिचुअलाइजेशन, वर्ण व्यवस्था का जो आध्यात्मिकरण है, उसने बहुत खतरनाक तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिस्टम को इनइक्वल किया। और मुझे तो ये लगता वर्ण व्यवस्था जो है सभी बुराइयों की जननी है, सभी बुराइयों की माँ है। जितनी व्यवस्थाएं भारत में बनी, जितने सिस्टम भारत में बने, वो कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था रूपी एक बड़ी खतरनाक मनोवैज्ञानिक फिलोसॉफिकल जो पृष्ठभूमि है उससे अपनी व्यवस्थाएं ले रही है। तो इस चीज़ पे बड़ा गहरे से विचार करना पड़ेगा कि भारत की डेमोक्रेसी में समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा, और लिटरेचर को पढ़ना भी पड़ेगा, और प्रैक्टिकली भी हम कॉलेजेज में जाएं, हम स्कूलों में जाएं, हम 1 to 1 बात करें। 1 to 1 टॉक करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। हम कैडराइज वे में बात करें 10 लोगों से, 5 लोगों से। हम रेलवे में जाएं, बैंकिंग में, क्योंकि ये सारे के सारे क्या पावर स्ट्रक्चर है। रेलवे एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रक्चर है, बैंकिंग एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रक्चर है, इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रक्चर है,
हायर एजुकेशन एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रक्चर है, स्कूल बहुत बड़े पावर स्ट्रक्चर है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोर्ट है। क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है, जो इक्वलिटी होती है, वो कहाँ पे मिलती है हमें? इंस्टीट्यूशंस में। गली एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मोहल्ला एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस है। ये चीज़ें हमें बड़ा बुनियादी तौर पर समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ और इतिहास के लगभग 25 साल के अध्ययन के बाद इतिहास पढ़ा, खूब पढ़ाया भी। जो अपने मोडस ऑपरेंडी, जो मेरी पेडागोजी रही, क्योंकि हर इंसान का पढ़ाने का अपना नज़रिया होता है, हर इंसान का पढ़ाने का अपना एक मॉडल होता है, अपना एक पैटर्न होता है, अपनी कुछ वैल्यूज प्रिंसिपल्स होते हैं। तो उस तरीके से हमने पढ़ाया। और जब सुनते हैं, जैसे 15 अगस्त में सुना हमने कि दिमागी नक्सली बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवी को, उन वकीलों को, उन किसानों को, उन जवानों को, उन डॉक्टर्स को, उन जजेस को, या उन प्रोफेसर्स को जो संस्थाओं को जिंदा करने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि सरकारी स्कूल नहीं बिकने चाहिए, जो एलपीजी का विरोध करते हैं, लिबरलाइजेशन का विरोध करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं, प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं, इंपीरियलाइजेशन का विरोध करते हैं, कॉलोनाइजेशन का विरोध करते हैं। क्योंकि जो प्राचीन काल पढ़ा, मध्यकाल पढ़ा, आधुनिक काल में उसका ऑपरेशन हुआ, और उसने बहुत ख़तरनाक तरीके से, यूँ कहा जाए कि चीज़ों को समझने में एक अच्छी समझ पैदा करी, लोगों को समझाया कि कैसे हम बुनियादी तरीके से, कैसे हम उस सिस्टम को एस्टेब्लिश करें जिस सिस्टम के खिलाफ लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले ने बड़ा इनइक्वल सिस्टम पैदा किया। डे वन से ही उसके दिमाग में सातिराना अंदाज था, और उसने कहा कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहता हूँ जो देखने में भारतीय लगे, शक्ल सूरत उसकी भारतीय हो, लेकिन उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, उसकी डिसिप्लिन, उसकी सोचने का नज़रिया, उसकी आदतें, उसका रहन सहन, उसका खान पान सारे का सारा ब्रिटिशर्स हो। तभी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अपनी चीज़ों की मार्केटिंग की उन्होंने। यहाँ पे वो बहुत मॉडर्न चीज़ें लाए, लेकिन चूँकि उसका वेस्टर्नाइजेशन हो गया। तो मॉडर्नाइजेशन खतरनाक नहीं, वेस्टर्नाइजेशन। तो ये सारे विषय मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था बहुत बड़ा एक कारण है जिसके कारण आज भी इक्वल सोसाइटी, और वर्ण व्यवस्था का बाय प्रोडक्ट जाति व्यवस्था निकला। आज भारत में लगभग 5,643 अलग अलग जातियाँ हैं, और इनमें से ज़्यादातर जातियाँ वो है जिन्होंने एक टाइम बहुत बड़ी एट्रोसिटीज़ झेली है। जो मार्शल जातियाँ थी, जो ट्राइबल जातियाँ थी, जो कबीला जातियाँ थी, जो घुमंतू समाज था, जो यूँ कहा जाए कि डीएनटी जिनको आजकल कहा गया है 2008 के बाद, लगभग डीनोटिफाइड ट्राइब्स, जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। जैसे आज क्या हो रहा है, आज दिमागी नक्सली घोषित हो रहे हैं। उस टाइम इनको क्या बोला गया था? बाय बर्थ दे आर ऑफेंडर, दे आर क्रिमिनल। हालांकि बाद में सरकार ने इसको रिफाइंड किया 1952-53 में मेरे ख्याल, और इनको हैबिचुअल बोला कि ये आदतन अपराधी है। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था, उसका जो पिलर था, उसमें लॉर्ड कर्जन के विचार बोलते हैं, वो बड़ा खतरनाक है। जेम्स मिल बड़ा खतरनाक है, विलियम जोन्स बड़ा खतरनाक है, लॉर्ड डलहौजी बड़ा खतरनाक है, लॉर्ड रिपन उससे भी खतरनाक है। तो हमें इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, स्टडी, अध्ययन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि भारत का समाज इतना असहज क्यों है, इतना इनइक्वल क्यों है, जाति के नाम पर क्यों इतनी एट्रोसिटीज हो जाती है, क्यों वजीदपुर भोमा का जो शमशान घाट है, वजीदपुर भोमा का शमशान घाट क्यों एक दबंगी लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, और वहाँ का जो मेघवाल समाज है वो इकट्ठा होता है, लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। वजीदपुर भोमा, मिर्चपुर के अंदर क्यों वाल्मीकि समाज को, मिर्चपुर का कांड आपने सुना होगा, बहुत खतरनाक कांड हुआ था। एक पूरे का पूरा वाल्मीकि समाज गांव से माइग्रेट कर गया था, और पूरी ये नेशनल लेवल की खबर बनी थी। मिर्चपुर हिसार ज़िले में था उस टाइम। तो मिर्चपुर में क्यों इतना बड़ा कांड हुआ था? तो ये इनइक्वल सोसाइटी, क्यों समाज के एक दबे कुचले वर्ग के दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है? तो इस चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा। क्यों एक बच्चे को, 8-9 साल के बच्चे को
सामूहिक घड़े से पानी पीने के कारण उसका हाथ ही काट दिया जाता है। तो ऐसी खतरनाक घटनाएं जाति के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक शोषण होता है। इन चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि समस्या तब तक आपके समझ में नहीं आएगी जब तक आप समस्या के स्ट्रक्चर को, समस्या की संरचना को आप नहीं समझेंगे। इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं पहचान पाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप मनोवैज्ञानिक गुलामी का शिकार है। तो मैंने बताया कि समानता इसलिए नहीं स्थापित हो पा रही, वर्ण व्यवस्था खतरनाक साजिश है, और उससे भी खतरनाक उसका मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिकरण होना। वैसे तो सभी धर्मों का आध्यात्मिकरण हो गया है, लोग उसको पवित्र मान लेते, लोग उसको गॉड्स का वो मान लेते सब कुछ, कि ये परमपिता परमात्मा की कृपा है, कोई क्वेश्चन नहीं करते, और उनको दिमागी नक्सली भी नहीं कह सकते। दिमागी नक्सली में बड़े एडवांस ब्रेन आते हैं जो डेली चिंतन करते हैं, जो डेली सोचते हैं, 24 घंटे जिनका चिंतन मंथन लगा रहता है, जो बहुत कम सोते हैं, बहुत कम खाते हैं, लगातार वो अपने अध्ययन में कभी सामाजिक प्रक्रियाएं पढ़ ली, कभी आर्थिक प्रक्रियाएं पढ़ ली, कभी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कभी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, लगातार वो पढ़ते रहते हैं। इसलिए उनको दिमागी नक्सली, क्योंकि जो तानाशाह होता है वो सबसे ज़्यादा किससे डरता है? विचारकों से डरता है। सबसे ज़्यादा वो किससे डरता? शिक्षा से डरता है तानाशाह। इसलिए वो चाहता कि समाज में जो शिक्षा है वो कंट्रोल्ड रहे, इसीलिए सिलेबस कंट्रोल किए जाते हैं, यूजीसी को कंट्रोल किया जाता है, यूपीएससी को कंट्रोल किया जाता, एनटीए को कंट्रोल किया जाता, एम्स को कंट्रोल किया जाता, कभी कॉलेजियम सिस्टम लागू किया जाता है, कभी रिजर्वेशन पर क्वेश्चन उठते हैं, कभी यूजीसी रोल बैक होता है, कभी आप देखा जाए कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का सिलेबस पूरे का पूरा एक तरह से, और पेपर लीक्स की समस्या है। अब अकेले इस सरकार में 152 बार पेपर लीक हो चुका। अब देखिए आप, 152 बार परीक्षाओं में इतनी खतरनाक अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज है। झारखंड में देखा कि एक अभय तिवारी, देखो सरकार, नया स्टेट बनना, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि एक नया स्टेट बना है, 3 इकट्ठे स्टेट बने थे, ये आपको पता ही होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक उत्तरांचल बना था जो आजकल उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने इसलिए बनाए थे, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, ये भी मैं आपको बता दूं, जिसने नए 3 स्टेट बनाए। उसके बाद अभी केरल का नाम केरलम हुआ है, तो चलो ठीक है, नाम बदल गया, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होएगा, परिसीमन पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं बड़ा सोचता विचारता हूँ, क्या नाम बदलने से कोई परिवर्तन हो जाता है? सिस्टम को समझना, और सिस्टम में समाज के उस डिप्राइव्ड क्लास को, समाज के उस डिप्रेस्ड क्लास को, समाज के उस ओप्रेस्ड क्लास को, समाज के उस सप्रेस्ड क्लास को, जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ, जो निरंतर शोषण का शिकार हो रहा हज़ारों सालों से, क्या उसको उसका हक मिल पाया? क्या उसको उसकी जल, जंगल, ज़मीन मिल पाई? क्या उसकी ज़मीन में भागीदारी हुई? क्या उसके परिवार को स्थायी रोजगार मिला? क्या उसके परिवार को शिक्षा का अधिकार मिला? इन विषयों पर जब तक हम नहीं सोचेंगे, समानता पर सोचना बड़ा असहज है। समानता क्यों नहीं स्थापित हो पाती? समानता क्यों स्थापित नहीं हो पा रही है? अलग अलग सरकारें आई, कोई कहते कि कांग्रेस ने 40 साल राज किया, 50 साल राज किया, 70 साल राज किया, अब बीजेपी राज कर रही है। तो भारत में डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, भारत में बड़ी डाइवर्सिटी है, विविधता है, अच्छी बात है। विविधता में एकता भी है, ऐसा नहीं कि एकता नहीं है। और जो लोग नारे लगाते हैं कि भारत नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान भूटान बन जाएगा, कोरिया बन जाएगा, वो बहुत खतरनाक है। इन चीज़ों का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, वो बहुत अभी भरमजाल में है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ के जो इथोज है, वो बहुत सुप्रसिद्ध है। बेगमपुरा यहाँ का बहुत स्ट्रोंग विचार है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी कहते कि एक ऐसा मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे
छोटे बड़े सब इक्वल हो, कोई भूखा ना सोए, कहीं किसी तरह का कोई गम ना हो। तो ऐसा लेजिस्लेचर की, ऐसा एग्जीक्यूटिव की, ऐसी जुडिशरी की, ऐसे सेटअप की सतगुरु रविदास ने विचार दिया। क्या हम बेगमपुरा स्थापित कर पाए हैं? नहीं कर पाए, निश्चित रूप से नहीं कर पाए हैं। आज भी असमानता का लेवल बहुत हाई है, इनइक्वालिटीज़ है, यूजीसी में है, यूपीएससी में है, बैंकिंग सेक्टर में है, रेलवे में है, सर्विस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, सभी जगह असमानताएं खतरनाक तरीके से हैं। और अगर लोग अभी भी नहीं जाग रहे हैं तो दैट मीन्स उनका ज़मीर जिंदा नहीं है, क्योंकि ज़मीर जिंदा करने का कोई इंजेक्शन नहीं आता, ज़मीर जिंदा करने की कोई टैबलेट नहीं आती कि मैं आपको पार्किंसन के रोग की तरह कोई टैबलेट दे दूं और आपकी मूवमेंट आ जाएगी। जैसे पार्किंसन का जो एक रोग है, दिमाग की बीमारी है, पार्किंसन मनोवैज्ञानिक बीमारी है, उसमें सिंडोपा करके एक सिंडोपा SYNDOPA सिंडोपा एक टैबलेट दी जाती है, जिसमें जो कंसर्न पेशेंट है पार्किंसन रोग का, दिमाग की बीमारी है, उसके अंदर मूवमेंट आ जाती है, धीरे धीरे उसके पैरों में मूवमेंट आ जाती है, स्किन में उसको पता लगने लग जाता है, सनसनाहट होती, क्योंकि वो सारे का सारा एक तरह से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। तो समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही? एक तो बहुत बड़ा जो सिस्टम है वो है जो वर्ण व्यवस्था है, उसका आध्यात्मिकरण हो गया, और वर्ण व्यवस्था से ही सारे धर्म रेगुलेट हो रहे, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे जैन है, चाहे ईसाई है, ये सारे के सारे, चाहे बौद्ध है, ये सारे जो रिलीजन, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको भारत में एक बार सोचना है। कुछ मेरे साथी NRI हो गए हैं, इसलिए वो भारत के बारे में नहीं सोचते, लेकिन मैं भारत में ही रह रहा हूँ, मैंने बाहर जाने की अभी तक सोची भी नहीं है, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा असमानताएं हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। डेली लोग जुड़ रहे हैं, कभी बरेली से फ़ोन आ जाता, कभी गाज़ियाबाद से, कभी नोएडा से, कभी पटना से, लोग जुड़ते जाते हैं, लोग अपने आप जुड़ते जाते, करना कुछ नहीं है। डेली हम आपसे सोशल इस प्लेटफार्म के माध्यम से, ये इंटरनेशनल प्लेटफार्म है, आपके साथ जुड़ते हैं, आपसे बात करते हैं, और निश्चित रूप से मैं आपसे डेली जुड़ने की कोशिश करता हूं, और डेली कैमरा मुझे जगह ही देता है कि सर आइए प्लीज़ और लोगों को डिस्कशन करिए। तो बड़ा मैं चिंतन में आ गया जब परसों लाल किले की प्राचीर से बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन भाषण में उसने एक टर्म्स नहीं लेके आए हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, कि दिमागी नक्सली एक लोग है जो सिस्टम को चलने नहीं दे रहे, उनका सीधा सीधा यही मकसद। लेकिन मैं बता दूं कि वो भारत के बड़े, बहुत बड़ा फ्यूचर है, वो भारत के नागरिक है, वो बड़े रिस्पेक्टेड है, जो दिमाग की कसरत करते हैं, जिनके अंदर एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता रखते हैं सवाल जवाब करने की, जो सोचते हैं, विचारते हैं, सोशल फैब्रिक पे काम करते हैं, पॉलिटिकल टेक्सचर पे सोचते हैं, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे सोचते हैं। डेफिनेटली वो दिमागी नक्सली आपकी नज़र में हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े एडवांस ब्रेन है, वो समाज को समेटना चाहते हैं, समाज में इक्वलिटी पैदा करना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी पैदा करना चाहते हैं, फ्रीडम लाना चाहते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, कल्चरल जस्टिस लाना चाहते हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां तोड़ देगा। इसका मतलब यही है कि गुलाम को अगर गुलामी का एहसास हो जाए तो वो गुलाम नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही। तो मेरा ये मानना है कि आप दिमागी नक्सली ट्राइबल्स को कह रहे हैं, कि कॉलेज के प्रोफेसर्स को कह रहे हैं, कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को कह रहे हैं, कि डॉक्टर्स को कह रहे हैं, कि लॉयर्स को कह रहे हैं, कि किसानों को कह रहे हैं, कि जवानों को कह रहे हैं, कि भाई जो सोशल एक्टिविस्ट उनको कह रहे हैं, कि NGOज़ को कह रहे हैं, कि मुसलमानों को कह रहे हैं, कि सिखों को कह रहे हैं, कि ईसाइयों को कह रहे हैं, आप किसको दिमागी नक्सली कह रहे हैं? और उसके ऊपर मेरा तो मन हुआ कि एक पार्टी ही बना ले, दिमागी नक्सली पार्टी, कि उसमें उन लोगों को हम इनवाइट करें जो दिमाग के लेवल पर बहुत हाई लेवल की, जिन्होंने कसरत की हो, जिन्होंने समाज के हर दायरे को पढ़ने की कोशिश की हो,
क्योंकि जो लगातार हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उनसे हम क्रांतिकारी हो जाते हैं, क्योंकि मेन लड़ाई हमारी वैचारिकी की है, विचारों की लड़ाई है। विचार से ही क्रांति पैदा होती है। विचार से सामाजिक परिवर्तन आता है, आर्थिक परिवर्तन आता है, राजनीतिक परिवर्तन आता है, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, फिलोसॉफिकल। विचारों से ही सत्ता बनती है, विचारों से ही सत्ता बिगड़ती है। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया क्योंकि मुगलों की वैचारिकी खत्म हो गई थी। कई देश बने, कई टूटे, कई क्रांतियां हुई देशों में। इंग्लैंड में क्रांति आ गई क्योंकि उनकी वैचारिकी मजबूत थी। फ्रांस में क्रांति आ गई क्योंकि वहाँ की वैचारिकी स्ट्रोंग थी। रशिया में क्रांति आ गई क्योंकि वहाँ की वैचारिकी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थी। चाइना में क्रांति आ गई, बहुत स्ट्रोंग वहाँ की वैचारिकी थी। भारत में अभी तक कोई फंडामेंटल रेवोल्यूशन नहीं आई। हाँ, कुछ लोग 1857 के विद्रोह को क्रांति कहते हैं, लेकिन वो क्रांति नहीं थी। उसको अंग्रेज़ों ने, जेम्स मिल ने, जेम्स आउट्रम ने, हडसन ने, कर्नल नील ने फटाफट दबा दिया और भारत की रियासतों को बिल्कुल ऐसे पैक कर दिया, एक डब्बे में पैक कर दिया। मैंने पहले भी बताया कि भारत में 565 रियासतें थी, जिनमें ज़्यादातर अंग्रेज़ों को प्रमोट करती थी। वहाँ रियासतों में समानता नहीं थी, वहाँ पे कोई लोकशाही के आंदोलन नहीं चले। तो इन विषयों पे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ। और समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही, दो बहुत बड़े फैक्टर मैंने बताए कि वर्ण व्यवस्था का आध्यात्मिकरण हो गया है और जाति व्यवस्था के कारण लोगों का जो माइंड सेट है वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे दरअसल। क्योंकि जैसे आपके गिलास में कुछ पानी है, पानी का भरा हुआ गिलास है, तो जब तक अगर उसमें आपको दूध डालना है तो पानी खाली करना पड़ेगा, तब उसमें दूध डलेगा गिलास में। तो जब तक कास्टियस्ट माइंड सेट, कास्टियस्ट एट्रोसिटी, मेरे साथ भी कास्टियस्ट एट्रोसिटी बहुत हुई, लेकिन मैंने उसको झेला और मैं आगे बढ़ता रहा। और आज ऐसे हालात में है, ऐसे हमारे एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं कि निरंतर हम जागते हैं, निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं निरंतर अपने वैचारिकी, अपने मंथन चिंतन पर लगा रहता हूँ। समानता क्यों नहीं, कई साथियों का इसमें योगदान भी है और उनको मैं ज़रूर उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो देर सवेर मुझे याद करते रहते हैं। याद नहीं करते, उनका अपना एक मेंटल कई बार स्ट्रेस होता होगा। इंसान एक जिंदा प्राणी है और मैन इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, मैन इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिक डेमोग्राफी। तो इस चीज़ों पे उनको सोचना चाहिए। और जैसे मैंने रूसो के बारे में बताया था कि रूसो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। और रूसो को जो है फिलोसफर्स का मास्टर कहा गया है, दार्शनिकों का पिता उसको माना गया, और उसने किताब लिखी सामाजिक समझौता। उसकी पहली लाइन ही है कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, कि इंसान जो है आज़ाद पैदा होता, लेकिन यहाँ पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। सामाजिक बेड़ियाँ है, आर्थिक बेड़ियाँ है, राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक है, कई तरह के डर है, भय है, अनिश्चितताएँ हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर विचार करना चाहिए, ज़रूर उसके बारे में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हम बहुत आगे जा पाएंगे। और मेरा ये मानना है, इस पर मैं विचार भी करता हूँ बार बार, कि समानता आएगी भारत में। ऐसा नहीं कि भारत में समानता नहीं आएगी, लेकिन नहीं क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। हम वर्ण व्यवस्था के उसके असली केमिकल टेक्सचर को हम नहीं समझ पा रहे कि दरअसल वर्ण व्यवस्था का जो आध्यात्मिकरण है, कई केमिकल कंपाउंड्स उसमें ऐड हो गए हैं, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था रूपी राक्षस मर नहीं रहा है। वर्ण व्यवस्था राक्षस है, बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक साजिश है। इससे प्रभावित व्यक्ति कभी आपको कॉकरोच बोलेगा, इससे प्रभावित व्यक्ति कभी आपको गटर वाला बोलेगा, कभी आपको अतार्किक बताएगा। तो वर्ण व्यवस्था से जो प्रभावित व्यक्ति है वो बड़ा दुखी रहता है। वो किसी भी सोशल सेटअप में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसको लगता है कि मैं दूसरे को भी असहज बनाऊं। हालांकि दूसरे सेट कर लेते हैं। तो बड़ी खतरनाक साजिश है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक चार पिलर बना दिए एक तरह से। उन पिलरों को हमें समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इस चीज़ को समझना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि समानता स्थापित हो सकती है, जब हम समस्या को समझें। मैंने पहले जो वर्ण व्यवस्था का आध्यात्मिकरण था उसमें मैंने कहा था कि समस्या का हम मूल कारण समझें। गरीबी पर जो लेक्चर दिया था, बेरोजगारी पर जो लेक्चर दिया था,
या ज़मीन का स्थायी जो भागीदारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ज़मीन की भागीदारी तो तब होगी जब समानता होगी, जब लोग दूसरे के लिए स्पेस देंगे। अब सब लोग खुद ही संसाधनों के ऊपर अपना विशेषाधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस चीज़ को हमें बड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा और विचारना पड़ेगा। तो आज का जो विषय है बड़ा सारगर्भित विषय है, बड़ा ऐतिहासिक है और ज्वलंत भी है कि समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही। विभाजनों के दौर में हम क्यों घूम रहे हैं? कभी आप इंटेलेक्चुअल को, कभी जैन जी को आप वो बोलते हैं कि आप कॉकरोच हो, बेरोजगारों को आप कॉकरोच बोल देते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को आप दिमागी नक्सली बोल देते हैं। अब दिमागी नक्सली बोलना कितना खतरनाक, वो भी 15 अगस्त जैसा इतना शुभ अवसर कि जब हम आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं, आज़ादी को सैल्यूट कर रहे हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस देश के भविष्य के लिए, उस देश की आज़ादी के लिए। और फिरंगियों के साथ जो फिरंगी, कितनी खतरनाक उनका कॉलोनियल सेटअप था, कितना खतरनाक उनका इम्पीरियल सेटअप था कि वो हमारे से बोझा डुलवाते थे। अब बड़ा खतरनाक उनकी हिस्टोरियोग्राफी रही है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, चाहे आप जेम्स मिल को पढ़ें, चाहे परसिवल स्पीयर को पढ़ें। उन्होंने पूरी भारत की सिविलाइजेशन को डार्क घोषित कर दिया। उन्होंने पूरे के पूरे जो लिटरेचर है भारत का, लॉर्ड मैकाले कहता था कि भारत का जितना ये लिटरेचर है जो, वो तो हमारे एक बॉक्स के समान भी नहीं है, एक लाइब्रेरी के। अब बताइए, तो समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही? भारत की बुनियाद में प्रॉब्लम नहीं है, भारत के बेसिक जो अर्थव्यवस्था का जो आध्यात्मिकरण हुआ, ये एक बहुत बड़ा कारण। जाति व्यवस्था का एक लेजिटिमेसी मिल गई, पूना पैक्ट को लेजिटिमेसी मिल गई, ये बहुत बड़ा कारण। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, 1873 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है वो बहुत खतरनाक, जिसने समाज के, कबीला समाज को, विमुक्त समाज को, घुमंतु समाज को, ट्राइबल कम्युनिटी को सदियों सदियों के लिए क्रिमिनल बता दिया। कहते हैं ना, क्राइम कोई एक व्यक्ति करता है, और क्राइम में भी जो मॉडर्न हमारी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक्टस रियाज देखती है, मेंस रियाज देखती कि क्या व्यक्ति ने एक्शन किया कि नहीं, क्या उसके माइंड ने एक्शन, एक्टस रिया मेंस रिया, तब वो क्राइम को डिफाइन करती। लेकिन यहाँ पर तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में क्या होता था कि केवल सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध करने से वो पूरी कम्युनिटी, जो कभी बड़ी मार्शल कम्युनिटी रही है, बड़ी लड़ाकू जाति रही है, उस पूरी की पूरी कम्युनिटी को उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया, क्रिमिनल घोषित कर दिया। बड़ी खतरनाक साजिश के तहत हम इसको देख सकते हैं। समझना पड़ेगा इस व्यवस्था को, समझना पड़ेगा इस टेक्सचर को कि ब्रिटिशर्स माइंड सेट कितना खतरनाक था। कॉलोनियल सेटअप, हालांकि अंग्रेज़ों को साथ किसने दिया? दिल्ली के सुल्तानों ने भी साथ इतना, क्योंकि वो तो टाइम ही दूसरा था, 1526 तक, सॉरी, मुग़लों ने साथ दिया, जहांगीर ने साथ दिया, शाहजहाँ ने साथ दिया, अकबर ने साथ दिया, बहादुर शाह प्रथम ने साथ दिया, फ़रुखशियर ने साथ दिया। और उस टाइम के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, या जो 565 रियासतें थी, उसमें से भी ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट है वो अंग्रेज़ों को यहाँ पे सेटअप बनाने में साथ दे रही थी। तो बहुत इसको समझना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, समस्या के स्ट्रक्चर तक जाना पड़ेगा, उसकी संरचना को समझना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था को पहचानना पड़ेगा कि क्या हम उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम उस व्यवस्था को समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि समानता जो है, इक्वलिटी, आपके कहने से स्थापित नहीं हो जाती कि भाई सभी इक्वल है, कानून की नज़र में सभी एक समान है, कानून सभी के लिए समान है, रूल ऑफ लॉ है। संविधान में लिख दिया है, आर्टिकल 14 से लगभग 19 तक सभी को समानता है। आर्थिक समानता नहीं है, सामाजिक समानता है, धार्मिक समानता है, सांस्कृतिक समानता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इक्वल है, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, भाषा क्षेत्र के नाम पर उसके साथ किसी तरह का कोई असमान बर्ताव नहीं किया जाएगा। किताबों में अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंट्स में अच्छा लगता है, लेकिन फिर साथ ही साथ आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स भी बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी बनते हैं, डोमिसाइल भी बनते हैं।
आपका जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर भी आपका होम एड्रेस दिया होता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक जो है व्यवस्थाएँ है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि उसको हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन से वो ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण समानता स्थापित नहीं हो पा रही है। तो व्यवस्थाएं समझनी इतनी आसान नहीं होती। समानता एक बड़ा यूनिवर्सल वर्ड है, इक्वलिटी, जिसको लगभग हर समाज, जाति, व्यवस्था के लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि सम्मान होना चाहिए, सब कुछ इक्वल। लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल दिमाग में बहुत एक चीज़ें चल रही होती है। तो उस चीज़ को हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या डिपार्टमेंटों के ऊपर कब्जा किए हुए जो प्रोफेसर्स हैं वो समानता लागू करते हैं। क्या यूजीसी के जो हायर रैंक पर बैठे हैं वो समानता स्थापित करते हैं? क्योंकि समानता कहाँ से स्थापित होती है? आपके इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशंस में समानताएं होनी चाहिए। आपके मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा साहब में समानताएं होनी चाहिए। कहने को समानताएं होती है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, आंगनबाड़ी में, जेलों में, थानों में, हर व्यक्ति के बीच व्यक्ति को समानता मिलेगी तो फिर सामूहिक समानता मिलती। तो इस विचार को लेकर भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा और जो दिमागी नक्सली पार्टी है वो हमारा ही एक मतलब वैचारिकी है, उसको लेकर हम हर व्यक्ति तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ऑफलाइन समस्याएं होती हैं, ऑनलाइन माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। सभी को मैं अपना नंबर भी दे चुका हूं कि आप प्लीज़ ज़रूर, अगर आपको कुछ चीज़ें लगती है कि चीज़ों में बदलाव होता है, हालांकि बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होता ही है, आपके कहने से भी कुछ नहीं होता। जैन जी ने बहुत बड़ा बदलाव किया, जैन अल्फ़ा लगा हुआ है, तो वैसे ही हम भी अपने लेवल पर बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सभी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बार बार देता हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9876589750, 9876589750, इस पर कांटेक्ट करें। मेरा लगभग 25 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। समाज के हर तबके तक हम गए हैं, ट्राइबल्स तक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सवर्ण समाज, सभी तक हम जाने की उनकी मानसिकता। क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई द मेंटल सेटअप, मानसिकताओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। समानता को स्थापित करने के लिए लोगों की मानसिकताओं को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों के माइंड सेट को हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि विश्वास आएगा, बहुत बड़ा विश्वास आएगा, बहुत मजबूत विश्वास आएगा और फिर निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो समाज की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनमें अब जैसे मनन कुमार मिश्रा ने नालसार जो यूनिवर्सिटी से जो एलएलबी के जो स्टूडेंट्स निकले उनको रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया, मनन कुमार मिश्रा। अब देखिए कितनी खतरनाक साजिश हो रही है। बाद में उसने माना भी। आप व्यक्तिगत रूप से इतने चिढ़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से आप इतने ज़्यादा इरिटेट हैं कि आप सिस्टम को मानने में ही, अरे भाई आप ये देखिए कि आप एक पूरे सेटअप के आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक कॉलेज में हैं तो आप व्यक्ति विशेष को नहीं लेना, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या वीसी हैं या सेनेटर हैं यूनिवर्सिटी के, या यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। तो किसी, अब रोहित वेमुला का कितना बड़ा इशू बना था कि स्मृति ईरानी को रिजाइन देना पड़ा और उसकी इतनी भद्दी, उसका इतना मजाक हुआ, रोहित वेमुला को तो जान देनी पड़ी। अब इसमें देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का कितना बड़ा मूवमेंट चला, जैन जी आगे आ गया, यूथ को पता लग गया कि उनके राइट्स है, वो चुप नहीं रह सकते भाई, उनको बकवास नहीं चाहिए, उनको अधिकार चाहिए और उनको जो उनका बनता है उनका मिलना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान को बड़ा बेआबरू होकर रिजाइन देना पड़ा, बड़ी बेइज्जती हुई सरकार की। और इवन अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए निश्चित रूप से, लोग डिमांड कर रहे हैं कि बताइए भाई, जो जंतर मंतर में जो आंसू गैस के गोले चले, जो आंसुओं की बौछार की गई आंसू गैस की, या जो वहाँ पे एट्रोसिटीज हुई, स्टूडेंट्स के खिलाफ पर्चे हुए, एफआईआर जो हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? या इवन लोग ये भी कहते हैं कि गोली चली, तो वो गोली किसने चलाई? हालांकि अभी वो जांच का विषय है, लेकिन
बात होनी चाहिए। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, ना पक्ष में हैं, लेकिन क्वेश्चन तो सरकार से ही उठाए जाएंगे। कोई मैं डोनाल्ड ट्रंप से तो बात करूंगा नहीं, या पुतिन साहब से तो बात मुझे करनी नहीं है। बात हमेशा सत्ता से ही होती है, और बड़ा खतरनाक मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया चल रही है। खैर, पीएम साहब ने दिमागी नक्सली बोला, और उन्होंने ज़रूर एडवांस ब्रेन जो है जिनके आगे वो जा नहीं सकते, क्योंकि जो एडवांस ब्रेन होता है उसके पास हज़ारों रास्ते होते हैं, कोई न कोई रास्ते वो निकाल ही लेता है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार नहीं है, और व्यक्तिगत विचार है भी, कि दिमागी नक्सली कहना उचित नहीं है। मेरा ये मानना है। भाई वो अगर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लॉजिक कर रहे हैं, तर्कशील बन रहे हैं, तार्किक बन रहे हैं, क्योंकि तर्क करने से फ़र्क पड़ता है। रैशनल बन रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, क्वेश्चन कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर, क्वेश्चन कर रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, क्वेश्चन कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, क्वेश्चन कर रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्वेश्चन कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्वेश्चन कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कि आपने भाषा का माध्यम इतने सालों तक क्यों इतना खतरनाक। तो ये कई मुद्दे हैं, अगर जिनको सही से समझेंगे तो निश्चित रूप से भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की समझ होगी। और समानता तो आपके विचारों से आती है, आपकी भावनाओं से आती है, आपकी इमोशन से आती है, आपकी फीलिंग से आती है। तो समानता कोई स्थापित नहीं करनी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम स्थापित करें। बस आपकी इमोशंस में, आपकी भावनाओं में एक एम्पैथिकल लर्निंग हो, आपकी पेडागोजी में लॉजिकल रैशनल बातें हों, अंधविश्वासी बातें ना हो, कि अगर कोई दूसरी चीज़ बोल रहा है, अब 100 लोग, अगर उसमें से एक व्यक्ति भी अगर उस बात का पक्ष नहीं लेता, तो उस एक व्यक्ति का भी हक है, उसकी बात भी सुननी चाहिए। उसको हम दिमागी नक्सली नहीं कह सकते एक व्यक्ति को। अगर किसी क्लास में, किसी सेमिनार में, किसी सिंपोजियम में, किसी कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति भी कोई किसी बात का विरोध कर रहा है या कह रहा है कि मेरा ये व्यू पॉइंट है, तो उसकी बात को बड़ा गंभीरता से, क्योंकि समानता स्थापित करना बड़ा गंभीर विषय है, पूरे सिस्टम को समझना पड़ता, पूरी जुडिशरी को समझना पड़ता, पूरी एग्जीक्यूटिव को, पूरे लेजिस्लेचर को समझना पड़ता, पूरे मीडिया को समझना पड़ता, क्योंकि मीडिया कई बार बड़ा इमोशंस में आकर जुडिशरी बन जाती है, मीडिया कई बार फैसले देने लग जाती है। ऐसा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जो है इंदर मेघवाल का हत्याकांड होता है, कैसे मिर्चपुर का कांड होता है, कैसे हांसी के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, चेन्नत के अंदर इतनी बड़ी कुव्यवस्थाएं पैदा होती हैं। तो सारी सरकारें जिम्मेदार है। और कैसे अभी देखिए पीछे 8 से 8 लोग मर गए कांवड़ यात्रा के दौरान। एक स्कूल के अंदर अब पीछे ग्वालियर का केस है। अब बताओ कितनी बड़ी अव्यवस्थाएं चल रही है। और मेरा ये मानना है कि स्कूलों में कैंटीन बननी नहीं चाहिए, और बच्चों को जो जैन अल्फ़ा है, जैन जी है, उनको पिज़्ज़ा कल्चर से बाहर आना पड़ेगा। पिज़्ज़ा जो कल्चर चलता है, या आप कुछ भी खा लेते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि जो हमारा खान पान होना चाहिए वो बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, बड़ा अनुशासित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी अंदर डाले जा रहे हैं। कोई ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं बनानी हमें। हमारा पेट है, लीवर है, किडनी है, उस चीज़ को समझ के आप खान पीन में थोड़ा सा मर्यादा बरतें, बोलने में थोड़ी सी मर्यादा बरतें, एक्टिंग में थोड़ी मर्यादा बरतें। और जो राजनेता है वो आपस में थोड़ा सा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बाहर आएँ, डिफेम आपस में ना करें। क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है कि समानता स्थापित करने में अभी बहुत समय है, समय लगेगा। वर्ण व्यवस्था का जातीयकरण बड़ा चरम सीमा पर है, अंधविश्वास बहुत चरम सीमा पर है, जाति व्यवस्था बहुत गहरे में समा गई है भारत के सिस्टम में। जुडिशरी में जाति व्यवस्था है, एग्जीक्यूटिव में है, लेजिस्लेचर में है, यूजीसी में है, बैंकिंग सेक्टर में है, रेलवे में है, सर्विस सेक्टर जितने भी है वहाँ पर है। तो कहने से कुछ नहीं होता केवल। और मैं कोई ये भी नहीं कह रहा कि कोई मैं आपको ओवरनाइट समाधान दे दूँगा, नहीं। धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे, हम पहचानेंगे, और तब हमारे समझ में आएगी कि क्या हम उस बात के लिए
मुझे लगता है कि हम तैयार हो पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि केवल कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, एक्शन लेने पड़ते हैं, अपना माइंडसेट भी चेंज करना होता। लोगों के अंदर तो अभी भी भारत में जाति व्यवस्था है, सती व्यवस्था है भारत में, चाहे कुछ ट्राइबल्स में ही हो, जौहर प्रथा भी होगी, छुआछूत खतरनाक व्यवस्था, अनटचेबिलिटी, समाज का जो निचला तबका है जो एक तरह से वो आज भी मैनुअल स्क्वेंजिंग कर रहा है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा आज भी भारत के कुछ राज्यों में है। आज भी भारत के कुछ गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। आज भी हम पीने वाले जल की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आज भी जल, जंगल और ज़मीन की बहुत बड़ी समस्या है। और जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा जो बना, उसका तो मेन एजेंडा ये है कि सबको रोजगार मिले, समानता स्थापित करने में ही है वो, सबको शिक्षा मिले, सबको ज़मीन भागीदारी मिले, तब समानता कुछ हद तक शामिल होगी, कुछ हद तक स्थापित होगी। समानता स्थापित करने के लिए हमें अपनी फिलॉसफी भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उन विचारों को पढ़ना पड़ेगा, गुरु नानक साहब को पढ़ना पड़ेगा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जन मेरा जान, सो क्यों मंदा आखिए जित जन मेरा जान। तो बहुत से जो डिस्क्रिमिनेशन है, खासकर भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन है, भारत में 3 तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वर्णा डिस्क्रिमिनेशन है। 3 तरह का, यानी लिंग के आधार पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति के आधार पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, वर्ण के आधार पर बहुत खतरनाक डिस्क्रिमिनेशन होता है। और आजकल तो ये डिस्क्रिमिनेशन एक नया चल पड़ा है कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको दिमागी नक्सली, या उनको कहा जाए कि ब्रेन नक्सल डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा हो गया। हालांकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ चीज़ों को व्यवस्थित किया, चीज़ों को अध्ययन किया। उन्होंने सिर्फ यही सीखा कि हाउ टू स्टडी ए बुक और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन दुख की बात यह कि जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जो अपनी लाइफ लग्जरी लाइफ में जीते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो, उनको कभी दिमागी नक्सली कहेंगे, कभी गटर का उनको एग्जाम्पल देंगे, कभी वो कुत्ता कहेंगे उनको, कभी वो उनको कॉकरोच कहेंगे। ये बड़ी खतरनाक जो है भारत की राजनीति के लिए, भारत के कल्चर के लिए बड़ी खतरनाक समस्याएं पैदा हो गई है कि हम असहज शब्दों का प्रयोग बड़ा सहज तरीके से करने लग गए हैं। वो भी 15 अगस्त जैसे एक बहुत ही बड़ा मौका होता है, बहुत बड़ा अवसर होता है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाना। और लगभग हम 80 साल पार कर चुके हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, निश्चित रूप से है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिपब्लिक है। 26 जनवरी 1950 को हमने भारत का संविधान लागू किया, 26 नवंबर 1949 को वो बनकर तैयार हुआ। तो मेरा ये मानना है कि समानता स्थापित करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, और इस पे कल भी मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी समानता के ऊपर बोलना, ये कम से कम 1 महीने इस पर लेक्चर चल सकता है कि समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही, समानता कैसे स्थापित होगी, अभी तक क्यों नहीं हुई, समानता स्थापित करने में किस किस का योगदान हो सकता है, इंटेलेक्चुअल्स क्या रोल प्ले कर सकता है, जैन जी क्या रोल प्ले कर सकता है, पॉलिटिशियन क्या रोल प्ले कर सकता है, लॉयर क्या रोल प्ले कर सकता है, डॉक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है, प्रोफेसर क्या रोल प्ले कर सकता है, या जो हमारी वैचारिकी है समानता स्थापित करने में सतगुरु कबीरदास जी क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सतगुरु रविदास जी क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं, दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी क्या रोल प्ले कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का क्या रोल हो सकता है। बहुत बड़े इनके रोल हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का उतना हमने अभी प्रचार नहीं किया है। लगे हुए हैं निरंतर, हमारा युद्ध यानी हमारा वैचारिकी का युद्ध, वार ऑफ आइडियोलॉजी जारी है। हम चाहते हैं कि भारत में समानता स्थापित हो, हम चाहते हैं कि भारत में एक ऐसा सिस्टम स्थापित हो कि जिसमें हम सभी एक समान नागरिक बने, कोई एजुकेशन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि एजुकेशन में बड़ा खतरनाक एक साजिश है। सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं जी, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं जी, ये इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं जी, ये कॉन्वेंट बच्चे हैं जी, ये लड़के हैं जी, ये लड़कियां हैं जी, एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि जो एजुकेशन होती है वो हमारे को एनलाइटेंड करती है, अवेयर करती है, जागरूक करती है
लेकिन क्या हम एजुकेशन में समानता स्थापित कर पाए हैं कि नहीं? क्या हम एजुकेशन के सेक्टर में इक्वलिटी एस्टेब्लिश कर पाए हैं कि नहीं? क्या हम सर्विस सेक्टर में इक्वलिटी स्थापित कर पाए हैं कि नहीं? वहाँ पे भी अलग अलग लेयर बना दिया है, ये आउटसोर्सिंग है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये डेली बेसिस है, ये परमानेंट है। अब देखिए कितनी खतरनाक मनोवैज्ञानिक, कितने डिवीज़न है यहाँ पे, कितना विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ हैं। इतना विभाजन तो मुगलों ने भी नहीं किया, इतना विभाजन तो दिल्ली के सुल्तानों ने नहीं किया, इतना विभाजन तो तुर्कों ने नहीं किया, इतनी बात तो बाबर भी नहीं सोच पाया, इतनी तो अकबर नहीं सोच पाया। हम अलग अलग कैटेगरीज बना रहे हैं सर्विस सेक्टर में, ये संविदा के आधार पर है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये आउटसोर्सिंग है, ये डेली बेसिस है। विषय बहुत गंभीर है, बड़ा चिंतनीय है, लेकिन उनके लिए जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, क्योंकि देखो दुनिया में नहीं तो कम से कम इंडिया की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बेचारे खाते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, दिन को निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक व्यक्ति का इंडिकेशन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का पैमाना नहीं होना चाहिए। एक एज ए एक्टिव सिटीजन होने के नाते आपको बात करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से आपको बात करनी पड़ेगी और लोगों को समझाना पड़ेगा और खुद समझ पैदा करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि ईएचकार कहते हैं कि प्रशिक्षित को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ए ट्रेंड पर्सन आल्सो नीड फॉर ए लॉन्ग ट्रेनिंग। ईएचकार ने किताब लिखी थी व्हाट इज हिस्ट्री। ईएचकार बहुत बड़े एक यूँ कहा जाए कि इतिहासकार हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं, और जो 1919 में जो पेरिस की संधि हुई थी उसमें भी वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल हुए थे और बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त इतिहास लिखा है। उनकी पतली सी किताब है ईएचकार की कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। वो किताब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि कम से कम उसको आप ज़रूर पढ़िए, कोई ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत पतली किताब है कि इतिहास क्या है। क्या इतिहास तथ्यों का कलेक्शन इतिहास है, ऑब्जेक्टिविटी इतिहास है, सब्जेक्टिविटी इतिहास है, और इतिहास को हम कैसे एग्जीक्यूट करें। तो उसमें बड़ा शानदार तरीके से ईएचकार ने बताया है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति अपने आप को समझता ना, उसको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि विचार जो निरंतर हम करते हैं इससे हमारी धार तेज होती है। जैसे भगत सिंह ये बात कहते हैं कि विचारों की धार से ही क्रांति की धार में तेजी आती है। भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उन्होंने बुक भी लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। हालांकि उसके पॉजिटिव नेगेटिव उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि बातें हमें करनी चाहिए। भगत सिंह पे भी बात करनी चाहिए, रूसो पे भी बात करनी चाहिए, वॉल्टेयर पे, दिदरो पे, सोक्रेट्स पे, प्लेटो पे, अरिस्टोटल पे, सिकंदर पे, भारत के जितने भी सतगुरु हुए हैं, बहुत बड़ी सिख मूवमेंट है, उस पर बात करनी चाहिए। सतगुरु रविदास पे बात करनी चाहिए, सतगुरु धन्ना पे बात करनी चाहिए, सतगुरु पीपा पे बात करनी चाहिए, सतगुरु कबीरदास पे बात करनी चाहिए। तो ये बातें करने से नित्य नए नए आयाम खुलते हैं, आपकी वैचारिकी बढ़ती है, आप एक सक्षम नागरिक बनते हैं, आपको अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो जिम्मेदारियां हैं, अकाउंटेबिलिटी है, उनका पता लगता है। तो मेरा ये मानना है और मैं हमेशा इस चीज़ पर बड़ा जोर दे के कहता हूँ कि सबसे पहले हमें जो कंसर्न समस्या है, जो कंसर्न प्रॉब्लम है, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, मनोवैज्ञानिक हो, फिलोसफिकल हो, आध्यात्मिक हो, उसके टेक्सचर को समझना अति ज़रूरी है। क्योंकि जब उसके कंपाउंड केमिकल इफ़ेक्ट्स को हम समझ लेते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि सबसे पहले समस्या को तोड़ना ज़रूरी होता है। समस्या समझ में आ गई, फिर उस समस्या को तोड़ो कि इसमें किस किस चीज़ का, कहते हैं ना दूध से दही भी जम सकती है, दूध से पनीर भी निकलता है, दूध से घी भी बनता है, एक दूध से ही। कहते हैं ना कि सरसों से तेल निकल जाता है। अब देखिए, अब सरसों से ऐसे कहें कि तेल निकल जाए तो वो पूरे का पूरा एक प्रोसेस है। तो ऐसे ही समस्या को समझना एक बहुत बड़ा एक पेडागोजिकल, एक बड़ा आइडियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो समस्या को समझना चाहिए,
समस्या को पहचानना चाहिए। समस्या अगर हम पहचान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम समस्या को आधी हल कर देते हैं, आधी से भी ज़्यादा। तो आज का हमारा विषय यही था कि समानता कैसे स्थापित हो। भारत के ये जो एक लोकशाही है, भारत का जो लोकतंत्र है, इसमें समानता क्यों स्थापित नहीं हो पा रही, उस पे हम बात कर रहे हैं। विस्तार से बात करी, मैंने वो भी चर्चा करी कि 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो लोग समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, पावर स्ट्रक्चर में सबकी शमूलियत की बात करते हैं, उनको दिमागी नक्सली कहकर खारिज करने की बात कही। तो इस बात का मैं बहुत कड़ा विरोध करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी से व्यक्तिगत चिढ़ नहीं होनी चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और भारत की लाल किले की प्राचीर से वो बोल रहे हैं। कुदरत ने या भारत के वोटर्स ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या वो भारत के वोटर्स के लिए ऐसी बात बोलेंगे? देखो, दिमागी नक्सली उन्होंने भारत के वोटर्स को ही कहा है ना, ये बात समझनी पड़ेगी। भारत के वोटर्स को उन्होंने दिमागी नक्सली कहा। भारत के जो वोटर्स है, जो थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको मोदी साहब दिमागी नक्सली कहकर एक तरह से क्या क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि समस्या को समझना, अब नरेंद्र मोदी के माइंड सेट को तो लगभग पत्रकार साथी भी समझते हैं, लेकिन शायद इतना खुल के ना बोल पाएँ वो। उनकी अपनी आर्थिक समस्याएं होती है कि उनको चैनल से निकाल दिया जाएगा, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि क्या मोदी साहब ने ये उचित किया, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। समानता स्थापित क्यों नहीं हो पा रही है, इसी विषय पर आज का जो ये चर्चा था, इस पर हमने बात करी कि चाहे वो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, लोगों की मानसिकताएं हैं, भाई रूरल अर्बन गैप है, एजुकेशन सेक्टर जो है वहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन का ना हो पाना, एक सिलेबस का ना होना, यूपीएससी, यूजीसी या जितने भी भारत के कमीशंस हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट में हज़ारों अनियमितताएं होना, करप्शन फैला होना, या भारत दार्शनिक रूप से भारत का गुलाम होना, फिलोसॉफिकली भारत का गुलाम होना, ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हम समझेंगे तो धीरे धीरे हमें ये समझ में आएगा कि समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ की अलग अलग ब्रांचेज है, अलग अलग उसके पत्ते हैं, पिलर है। तो हमें भारत में समानता स्थापित करने से पहले उन लोगों की मानसिकताओं को समझना पड़ेगा जो लेजिस्लेचर में बैठे हैं, जो एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, जो जुडिशरी में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर में बैठे हैं, जो सर्विस सेक्टर में बैठे हैं, जो यूजीसी में बैठे हैं, जो यूपीएससी में बैठे हैं, जो एसएससी में बैठे हैं, जो आईबीपीएस में बैठे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में बैठे हैं, जो रेलवे में बैठे, खासकर वो लोग जो ऑफिसर क्लास के लोग हैं, चाहे वो डीसी है, चाहे एसडीएम है, क्या वो किसी भी एक किसान को, किसी भी सर्वेंट को जो उससे मिलने आता है, कोई राशन कार्ड बनाने की समस्या को लेकर, कोई मनरेगा, क्या उससे वो सहज तरीके से मिल पा रहे हैं कि नहीं? या उसके अंदर वही गैप है जो मेकाले ने कहा कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग बना दूंगा जो अपने लोगों से बात नहीं करेगा। तो इस समस्या को बड़ा गंभीरता से, बड़ा सीरियस होकर समझना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हमने, भारत की सरकारों ने समानता के विषय को सीरियसली टच नहीं किया है। सच में आपको बता दूं, गंभीरता के साथ इस विषय को समझा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। किसी भी समस्या को हल करने से पहले उस विषय के स्ट्रक्चर को समझना होता है, उस समस्या को समझना होता है और सीरियसली गंभीरता से समझना होता है। ऐसा नहीं कि आप अगंभीर होकर, असहज होकर उस समस्या के छोटे छोटे समाधान ढूंढते हो कि जी रिजर्वेशन लागू कर दो, या पुनः एक्ट लागू कर दो, या क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दो। उससे कोई
आपका समाधान नहीं होने वाला है। आज भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भारत में लागू है। आज भी भारत की पुलिस जो तंत्र है, पुलिसिया तंत्र, उसके दिमाग में वही आईपीसी पड़ी हुई है, वही सीआरपीसी पड़ी रहती दिमाग में 24 घंटे। वही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की खतरनाक धाराएं उनके दिमाग में पड़ी है और वो यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के नागरिक को बड़ा ही हे दृष्टि से देखते हैं, बड़ा ही नकारात्मक को, बड़ा ही एक तरह से क्रिमिनल अपराधी के रूप में देखते हो। तो पुलिसिया तंत्र को जब तक थप्पड़ ना पड़ेगा, पुलिसिया तंत्र का टेक्सचर जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, उनके माइंड सेट को, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी योगा करानी चाहिए, उनको हॉस्पिटल्स में भेजना चाहिए। ध्यान से सुनना, जो पुलिस वाले हैं उनको हॉस्पिटल्स में भेजना चाहिए, उनको अनाथ आश्रमों में भेजना चाहिए। पुलिस वालों को एक पेशेंट उनको दे दें कि डेली इसकी केयर करनी है आपको, केयर टेकर के रूप में एक ऐसे पेशेंट को अलग अलग कि ये किडनी का पेशेंट है, डेली इसको जो है इसकी केयर करनी है। पुलिस के अफसर को, जो आईपीएस है, जो एसएचओ है, ये यूँ कहा जाए लीवर का पेशेंट है, डेली इसकी केयर करनी है। ये पार्किंसन रोग का, ये मनोवैज्ञानिक, यानी पुलिस वालों को, पुलिसिया तंत्र को अनाथ आश्रमों में भेज दे, आगरा के पागल खाने में उनको भेजा जाए 2-4 दिन, तब वो देखें लोगों का दर्द, लोगों का दुख, तब उनको समझ में आएगी कि जिंदगी क्या होती है। जिंदगी में बदलाव ऐसे नहीं आता। पुलिसिया तंत्र को भेजे, वहाँ प्रोफेसर्स को भेजे कि आपको पागल खाने में रहना 2 दिन, लोगों से बात करनी है, बिल्कुल आम लोगों के साथ, जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स हैं, जो कभी अपने डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले, जो सिर्फ यही सोचते रहे कि मैं अब एसोसिएट बन जाऊंगा, प्रोफेसर बन जाऊंगा, वीसी बन जाऊंगा, अब उस कमेटी का चेयरपर्सन बन जाऊं, उनको भेजना चाहिए बिल्कुल उस गांव तक, उस ग्रामीण देहात तक। डॉक्टर्स जितने एमबीबीएस है, जितने एमडीज हैं, उनको भेजना चाहिए। पुलिसिया तंत्र को फोकस करके फिर लोगों को धीरे धीरे, क्योंकि जब तक आप एम्पैथिकली लोगों से नहीं जुड़ेंगे, उनको सहानुभूति नहीं दे पाएंगे, तो आप एक अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिकल काम हमें करने पड़ेंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल काम से कुछ नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत एक अलग बात होती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना, ऑपरेशन करना, वो एक अलग बात होती है। तो इन चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। समानता स्थापित करना हमारा मिशन है। भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा मजबूती के साथ समानता स्थापित करने में आगे बढ़ रहा है, और दिमागी नक्सली पार्टी जो हमने एस्टेब्लिश की है वो भी इस मुद्दे पर, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत कुछ करना बाकी है। लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ज़रूर मिशन में कामयाब होंगे। लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लोग जुड़ रहे हैं। ज़्यादा नहीं, कोई 7-8 स्टेट से लोग हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट में है, और एक बहुत जल्दी ही एक बहुत बड़ा कारवां जुड़ने वाला है समाज के हर तबके से, हर जाति से, हर धर्म से। हालांकि हम हर तरह के बाइफरकेशन के खिलाफ हैं, विभाजन के, लेकिन फिर भी लोगों के माइंड सेट में वो चीज़ पड़ी है कि हमारी ये जाति है। खुद ही लोग बताने लग जाते हैं ये जाति है, ये स्टेट है। हालांकि उससे हम बहुत दूर जा चुके हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग रूप से बहुत दूर। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि आप भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा और दिमागी नक्सली पार्टी, ये दोनों ही हमारे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय प्लेटफार्म है, इनसे जुड़ें, अपने विचार रखें। विचारों से क्रांति आती है, तर्कों से क्रांति आती है, ज्ञान से सरकार बनती है। तो हमें प्रभावित करना है लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, मीडिया को। अगर हम उनको प्रभावित करने में कामयाब रहते तो निश्चित रूप से समाज का जो निचला तबका है वो ज़रूर ऊपर उठेगा, समानता आएगी। कबीला समाज, ट्राइबल कम्युनिटी, विमुक्त समाज, वो आगे आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाकू जातियां रही है, मार्शल जातियां रही है। इन जातियों से डर के 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ थर थर कांपने लग गए थे। ये मार्शल जातियां थी और इनके खिलाफ एक गहरी साजिश के तहत उन्होंने
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया 1871 का, और फिर उसको 1873 में पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर लागू कर दिया। तो इन सब विषयों पर लगातार मैं बोल रहा हूँ, जागरूकता फैल रही है, लोग जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आप भी इस मिशन में तन मन धन से योगदान दें, जुड़ें, अपने इनपुट्स भेजें, अपने कमेंट्स भेजें, अपनी जो भी आपकी सलाह है, मशविरा है, वो ज़रूर भेजें। क्या हो सकता है, कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि वी वांट जस्टिस। तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। सभी को शिक्षा में भागीदारी होगी, रोज़गार में भागीदारी होगी, ज़मीन में भागीदारी होगी, निश्चित रूप से होगी, और सभी को अवसर की समानता होगी। तभी हम एक अच्छा भारत स्थापित कर पाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। और परमपिता परमात्मा से यही गुजारिश करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और ज्ञान के इस पैराडाइम को लगातार आप एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन पॉज कर कर के आप सुन सकते हैं। चैनल को आप ज़रूर शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। मैं निश्चित रूप से डेली आपके साथ मिलूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जितना भी टाइम होता है मैं मिलता हूँ। कई बार टाइम की लिमिटेशंस होती, जैसे कल परसों मैं आपके साथ नहीं आ पाया, तो खेद है कि कल परसों मैं नहीं जुड़ पाया, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं होती हैं। तो आज का जो विषय था कि समानता क्यों नहीं स्थापित हो पा रही, रियल में भारत एक लोकतंत्र क्यों नहीं बन पा रहा। लोकतंत्र का सही जो मायना होता वो ये होता है कि समाज का जो स्टेक होल्डर्स है, सारे जो लोग हैं, उनको बराबर की भागीदारी मिले, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सारे पावर स्ट्रक्चर में, तब समानता स्थापित हो सकती है। जुडिशरी में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव में भी, लेजिस्लेचर में भी, मीडिया में भी, कॉरपोरेट सेक्टर में भी, यूजीसी में भी, यूपीएससी में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, आईआईएम में भी, आईआईटी में भी, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भी, एसएससी में भी, बैंकिंग सेक्टर में भी, रेलवे सेक्टर में भी, इंश्योरेंस सेक्टर में भी, सभी सेक्टर्स में उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो निश्चित रूप से इक्वलिटी आ जाती है। हालांकि इक्वलिटी कोई ऐसा नहीं कि 100% इक्वलिटी आ जाएगी, नहीं, कोई 10% आ गई, 15% आ गई, 20। जैसे पार्किंसन रोग का मरीज होता, पार्किंसन का जो रोगी होता है उसकी मूवमेंट पूरी 100% नहीं आती, सिंडोपा जब दवाई वो खाता है। पार्किंसन रोग जो है उसकी मूवमेंट्स मरीज की कभी 10% मूवमेंट। तो ये समाज जो है हमारा बहुत ग्रसित कर दिया गया, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है, मेंटली फिलोसॉफिकली गुलाम बना दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि इसको पूरी 100% समानता मिल जाएगी, चाहे हम कितने ही एफर्ट्स कर लें, क्योंकि समाज के पावर स्ट्रक्चर में जो हेजेमोनी की जो डेफिनेशन एंटोनियो ग्रैम्सी ने दी है वो बहुत स्टिक बैठती है एकदम उनका, क्योंकि उनको कल्चरली गुलाम बना लिया गया, सांस्कृतिक रूप से वो गुलाम है। अब नए नए टिप्स आ रहे, जैसे लड्डू गोपाल है। अब ये कल्चर इतना ज़्यादा फैल रहा है कि जो भारत का तबका है उसको बहुत खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत लड्डू गोपाल ही बना दिया, भोंदू बना दिया है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल देता हूँ कि मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी धर्म के विरोध में हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम किधर जा रहे हैं। तकनीक का दौर है, साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, लिबरलाइजेशन खतरनाक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से भारत को गुलाम बना रहा है। न्यू एम्पेरियलिज्म का बहुत बड़ा कब्जा, मैकडोनल्ड कल्चर आ गया है, पिज़्ज़ा कल्चर आ गया है, ब्रांड की इतनी कॉन्शियसनेस हो गई है, जैन जी को इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड कर रही है यूनिवर्सल पावर्स। और कई देश तो सोच रहे हैं कि भारत नेपाल की तरह टूट जाए, बांग्लादेश की तरह टूट जाए, पाकिस्तान वाले हाल हो जाए, कोरिया वाले हाल हो जाए, भूटान वाले हाल हो जाए, या तिब्बत की तरह नेस्तनाबूद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत एक बहुत बड़ी मजबूत सामाजिक आर्थिक ताकत है, इसमें कोई डाउट नहीं। राजनीतिक ताकत नहीं है मजबूत। राजनीतिक ताकत होती तो आज यूएनओ में हम परमानेंट मेंबर होते, निश्चित रूप से होते। लेकिन बड़े ख़तरनाक हालात है कि हम यूएनओ में बोलने में 100 बार सोचते हैं कि क्या बोलना है, यूनिसेफ में बोलने में 100 बार सोचते, यूनेस्को में बोलने में 100 बार सोचते, आईएमएफ के साथ बात करने में अभी भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स परफेक्ट नहीं है।
वर्ल्ड बैंक के साथ डायरेक्ट बात करने में अभी परफेक्ट नहीं है। हालांकि बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब हम कुछ हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं काफ़ी एक्टिव भी है। तो ये समानता वाला विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। सारे फैक्टर्स को हमें समझना पड़ेगा, प्रॉपर इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर मेथडोलॉजी बनानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, 1 to 1 हर गली में हर घर में जाना पड़ेगा और एक प्रचारक की भूमिका आप सबको निभानी है। तब मुझे लगता है निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। समानता का विषय बड़ा अहम विषय है, इस पर विस्तार से बात हुई और इस पर सभी ने काफ़ी विस्तार से सोचा विचारा। लेकिन मेरा फिर वही मानना है कि समानता 100% स्थापित नहीं हो पाती, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। आप सब ने मेरे को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आप सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं या अगंभीरता से, ये प्रश्न आपका है, या आपको सोचना है। हम अपनी जिम्मेदारी, अपनी अकाउंटेबिलिटी निरंतर निभाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं समानता की, हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, हम बात करते हैं न्याय की, हम बात करते हैं अवसर की समानता की। अगर समानता की बात करना, स्वतंत्रता की बात करना, अनियमितता के खिलाफ बोलना दिमाग की नक्सली है, तो हमें कोई गुरेज नहीं है। तो हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। लोकतंत्र जिंदाबाद है रहेगा। साम्राज्यवाद हमेशा मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। सभी से फिर गुजारिश करता हूँ कि भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा का जो राष्ट्रीय हमने संकल्प बनाया है, राष्ट्रीय मंच जो बनाया है, उसमें आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आप सभी आइए। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है 9876589750। आप कॉन्टैक्ट करिए। आपको ज़िला लेवल पर, स्टेट लेवल पर या राज्य लेवल पर ज़रूर भागीदारी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि मोर्चा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सरोकारों पर बात करता रहे, सांस्कृतिक जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता रहे, विज्ञान की बात करता रहे, विचारों की बात करता रहे, क्रांति की बात करता रहे, वैचारिकी खड़ी करने की हम एक बहुत बड़ी बुनियाद, बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं। आप सभी का वेलकम है। आप सभी सुनते रहते हैं लगातार, इसके लिए मैं फिर आपका एक बार नतमस्तक होता हूँ। और मुझे लगता है कि भूमिकाएं हर व्यक्ति निभाता है। हर व्यक्ति यहाँ पे एक तरह से भूमिका निभाने आता है इस यूनिवर्स में। तो आपकी भी अपनी भूमिका होती है, आप भी अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भूमिका निभाते हैं। आप कोई भी हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एक किसान हैं, आप एक मज़दूर हैं, या आप कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन आप ये बात मानिए कि आप इस देश के भावी निर्माता हैं, इस देश के पॉलिसी मेकर हैं। इस देश को आप बहुत कुछ दे सकते हैं और इस देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं। तो उन्हीं उम्मीदों और आशाओं पर आप खरा उतरिए, समाज को आगे बढ़ाने की बात करिए, समाज को सेहत देने की बात करिए, समाज को गतिशील करने की बात करिए। क्योंकि प्रकृति केवल उसी व्यक्ति को, उसी विचार को, उसी स्पेसीज को एक्टिवेट करती है जो गतिशील होता है। जैसे चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन्होंने स्पीसीज करके एक बुक लिखी थी जिसमें कहा था कि दुनिया में केवल वही ताकतें जिंदा रह पाती, आगे बढ़ पाती है, जो फिटेस्ट होती है, पूरी फिट रहती हर सिचुएशंस के बाद। तो हमें एडवांस ब्रेन की ज़रूरत है। भीड़ इकट्ठा करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम उन लोगों को चाहते हैं कि जो चेतना युक्त हो, जो सहज हो, जो पीसफुली हमारे साथ काम करे, जो अपनी जिम्मेदारी को बड़ा ईमानदारी के साथ निभाएं, बड़ा वफादारी के साथ निभाएं। क्योंकि हम एक ऐसी आइडियोलॉजिकल, थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेके चले हैं जो इक्वलिटी स्थापित करेगा, जो भाईचारा स्थापित करेगा, जो मानवीय मूल्यों को स्थापित करेगा,
जो वैज्ञानिकता को स्थापित करेगा, जो मानवता को स्थापित करेगा और जो हमेशा उस बेगमपुरा विचार को स्थापित करने में अपना योगदान करेगा, जिसमें ऐसा माना जाता है कि यूटोपियन तरीके से कि किसी भी तरह का कोई गम ना हो, ना कोई आर्थिक गुलामी हो, ना कोई सामाजिक गुलामी हो, ना कोई धार्मिक गुलामी हो, ना कोई सांस्कृतिक गुलामी हो, ना कोई मानसिक गुलामी हो। तो हम आपको दार्शनिक रूप से आज़ाद करना चाहते हैं। तो समानता तभी स्थापित होगी जब वर्ण व्यवस्था का आध्यात्मिकरण टूटेगा, जब जाति व्यवस्था टूटेगी, जब जो फिलोसॉफिकली गुलामी है, सांस्कृतिक गुलामी है, वो टूटेगी, और जब शिक्षा का एक यूनिवर्सलाइजेशन होगा। शिक्षा में किसी तरह का विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ नहीं रहेगी, अलग अलग वो सिस्टम नहीं रहेगा कि ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, ये फलां फलां। तो आज आप सब ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी को फिर दोबारा से जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।